गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हो? चलिए, तो लास्ट क्लास है आज की। नमस्कार, वेलकम बैक। लेक्चर नंबर 4। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। एनर्जी कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। लास्ट क्लास है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बस जैसे तैसे निपटा देना है ना। यस। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो कैसा रहा आप लोगों का पहला दिन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स का? देखो, पहला चैप्टर जो है ना वो थोड़ा थ्योरेटिकल है, आई नो, लेकिन कोई बात नहीं। नेक्स्ट चैप्टर से इतने न्यूमेरिकल्स करेंगे कि मजा ही आ जाएगा आपको, ठीक है ना। आज भी वैसे मैंने कोशिश की है कि आप लोगों को काफी इंटरेस्ट आए, बट मेरे को पता है ये वाला चैप्टर ना थोड़ा कम इंटरेस्टिंग है। बट नेक्स्ट चैप्टर जब हम लोग स्टार्ट करेंगे ना, इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग, इट विल बी रियली रियली इंटरेस्टिंग। ओके, तो डोंट वरी। बहुत मस्त, मजा आया। चलो चलिए, तो ये लास्ट क्लास है बेटा मटेरियल प्रॉपर्टीज की। वैसे तो हम लोगों ने मोस्टली जितनी भी मटेरियल प्रॉपर्टीज थी सब देख ली, टॉपिक सारे डिस्कस कर लिए, लेकिन कुछ दो तीन बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं जिनसे आजकल बहुत ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो वो हम लोगों को डिस्कस करना है। ओके, चलिए, तो हम लोग इस क्लास में देखने वाले हैं ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन, समझ लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो हमने जब स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ड्रॉ किया था, आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व आपको डायरेक्टली नहीं मिलता है। आपको जो कर्व मिलता है वो किसके किसके बीच में मिलता है? आपको जो कर्व मिलता है वो किसके किसके बीच में मिलता है? जब आप यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन से कर्व ड्रॉ करते हो तो किसके किसके बीच में मिलता है? लोड वर्सेस डिफ्लेक्शन। यस, वेरी गुड, वेरी गुड। लोड वर्सेस डिफ्लेक्शन, यानी कि P और डेल्टा L के बीच में मिलता है। तो उसको जब हम स्ट्रेस और स्ट्रेन में कन्वर्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं? हम बेसिकली लोड को एरिया से डिवाइड कर देते हैं, है ना। हम बेसिकली लोड को एरिया से डिवाइड कर देते हैं। मान लीजिए हम लोगों को पहले P और डेल्टा L के बीच में ग्राफ मिला, ओके। तो हमने बेसिकली लोड को एरिया से, ओरिजिनल एरिया से डिवाइड कर दिया, ओके। अब ध्यान से देखना हो क्या रहा है। मान लीजिए आप स्ट्रेसेस कैलकुलेट कर रहे हो, ओके। जैसे मान लीजिए इस पॉइंट पे आपका लोड है, एक एग्जांपल के लिए ले रहा हूं, ठीक है, 1 किलो न्यूटन, ओके। और इस पॉइंट पे आपका लोड है 3 किलो न्यूटन, ओके। तो जब हम स्ट्रेस कैलकुलेट कर रहे हैं तो हम 1 किलो न्यूटन को भी उसी एरिया से डिवाइड कर रहे हैं जिस एरिया से 3 किलो न्यूटन को डिवाइड कर रहे हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से ओरिजिनल एरिया जो है वो 100 mm² था, ओके। तो मैं 1 किलो न्यूटन को भी 100 से डिवाइड कर रहा हूं और मैं 3 किलो न्यूटन को भी 100 से डिवाइड कर रहा हूं, बट एक्चुअल में जो एरिया यहां और यहां होगा दैट विल बी अ लिटिल डिफरेंट, राइट। फॉर एग्जाम्पल यहां एरिया हो सकता है 99.9 mm², ठीक है। इस पॉइंट को मैं 0.1 बोल देता हूं, इसको मैं 0.2 बोल देता हूं। और यहां पे एरिया हो सकता है लेट्स से 96 mm², ठीक है। अब स्ट्रेस क्या है? इंटरनल फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। हम 1 किलो न्यूटन को भी 100 से डिवाइड कर दे रहे हैं, हम 3 किलो न्यूटन को भी 100 से डिवाइड कर दे रहे हैं। 100 एक्चुअल में ओरिजिनल एरिया था, लेकिन 1 किलो न्यूटन को हमें एक्चुअल में किस एरिया से डिवाइड करना चाहिए? 99.9 से डिवाइड करना चाहिए। 3 किलो न्यूटन को हमें किस एरिया से डिवाइड करना चाहिए?
96 mm स्क्वायर से डिवाइड करना चाहिए, है ना। तो अगर मैं लोड को ओरिजिनल एरिया से डिवाइड कर रहा हूं तो जो स्ट्रेस मुझे मिल रहा है दैट इज नोन एज द इंजीनियरिंग स्ट्रेस. व्हाट इज सिग्मा ई? दिस इज नोन एज द engineering stress. And what is A naught? It is the original area of specimen. ओरिजिनल एरिया बोलने का मतलब क्या है? बिफोर टेस्ट, टेस्ट के पहले जो एरिया था, ठीक है। तो यहां जो मेरे को स्ट्रेस मिल रहा है ना, दिस इज द इंजीनियरिंग स्ट्रेस, दिस इज नॉट द एक्चुअल स्ट्रेस. अगर मैं स्ट्रेस को एक्चुअल एरिया यूज करके कैलकुलेट कर रहा हूं तो उसको हम लोग बोलते हैं ट्रू स्ट्रेस. तो यहां जो एरिया होगा इसको मैं इंस्टेंटेनियस एरिया बोल दूंगा, ए आई लिख दूं क्या? ए आई से समझ जाएंगे क्या? ए आई से समझ जाएंगे. तो सिग्मा टी इज व्हाट? Sigma T is the true stress and AI is what? AI is the instantaneous area. Instantaneous area मतलब area after डिफॉर्मेशन. मतलब जिस पॉइंट पे आप स्ट्रेस कैलकुलेट कर रहे हो उस पॉइंट का एरिया अगर आप कंसीडर कर रहे हो देन इट इज द ट्रू स्ट्रेस. लेकिन अगर आप ओरिजिनल एरिया से डिवाइड कर रहे हो देन इट इज द इंजीनियरिंग स्ट्रेस. तो हमने जो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम ड्रॉ किया था बेटा, मुझे बताना उसमें इंजीनियरिंग स्ट्रेस था या ट्रू स्ट्रेस था. हमने जो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम ड्रॉ किया वेदर इट वाज इंजीनियरिंग स्ट्रेस और ट्रू स्ट्रेस? वेरी गुड, वेरी गुड. इंजीनियरिंग स्ट्रेस. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. तो ये है इंजीनियरिंग स्ट्रेस और ट्रू स्ट्रेस का डिफरेंस. अब ऐसे ही इंजीनियरिंग स्ट्रेन और ट्रू स्ट्रेन के बीच का डिफरेंस भी समझ लें. चलिए, तो इंजीनियरिंग स्ट्रेन और ट्रू स्ट्रेन के बीच का डिफरेंस भी समझ लेते हैं. ओके, so let's say this is the stress strain, sorry, load versus deflection curve. ओके, अब ध्यान से देखिएगा. ओके, इस पॉइंट पे मान लीजिए लेंथ थी 100 mm. ओके, फिर इस पॉइंट पे लेंथ हो गई मान लीजिए 102 mm. फिर इस पॉइंट पे लेंथ हो गई मान लीजिए 105 mm. ओके, अब ध्यान से देखिएगा. अगर मैं आपसे बोलूं व्हाट इज द स्ट्रेन एट पॉइंट 1, आप मुझे क्या बताओगे? व्हाट इज द स्ट्रेन एट पॉइंट 1, क्या बताओगे? नॉर्मल स्ट्रेन एट पॉइंट 1. व्हाट इज द नॉर्मल स्ट्रेन एट पॉइंट 1, क्या बताओगे? जल्दी से बताइए, नॉर्मल स्ट्रेन एट पॉइंट 1 कितना होगा? ओरिजिनल लेंथ 100 mm थी, पॉइंट 1 पे लेंथ 102 mm है. तो व्हाट विल बी द नॉर्मल स्ट्रेन एट पॉइंट 1? यस, 0.2. वेरी गुड, 0.2. क्योंकि आपने क्या किया, 2 mm का लेंथ में चेंज हुआ,
डिवाइडेड बाय 100 mm, तो 2 mm डिवाइडेड बाय 100 mm, तो ये क्या हो गया 0.2। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब मुझे बताइए व्हाट इज द इंजीनियरिंग स्ट्रेन एट 0.2? व्हाट इज द इंजीनियरिंग स्ट्रेन एट 0.2? व्हाट इज द इंजीनियरिंग स्ट्रेन एट 0.2? हाँ वही 0.2 0.02 जो भी है। अब मुझे बताइए 0.2 का इंजीनियरिंग स्ट्रेन कितना होगा? वेरी गुड 0.05। तो पॉइंट आपको कैसे 0.05 मिला? 105 माइनस 100, 5 mm का डिफॉर्मेशन हुआ डिवाइडेड बाय 100, है ना। अब मुझे एक बात बताइएगा, जब आप 0.1 पे स्ट्रेन कैलकुलेट कर रहे थे तो आपने इनिशियल लेंथ कितनी ली? 100 mm ली, ठीक है। जब आप 0.2 पे स्ट्रेन कैलकुलेट कर रहे थे तब आपने इनिशियल लेंथ कितनी ली? 100 mm ली, ठीक है। अब मुझे यह बताइएगा, जब आप 0.2 पे स्ट्रेन कैलकुलेट कर रहे थे तो 0.1 से 0.2 तक अगर मैं स्ट्रेन कैलकुलेट करूं तो ओरिजिनल लेंथ, इनिशियल लेंथ तो 102 mm होना चाहिए ना। 0 से लेके 1 तक इनिशियल लेंथ 100 है, फाइनल लेंथ 102 है। 1 से लेके 2 तक इनिशियल लेंथ कितनी होनी चाहिए? 102 mm होनी चाहिए ना। लेकिन अपन ने इनिशियल लेंथ किसको ले लिया? अपन ने 100 mm को ले लिया, है ना। हाँ कि ना? हम क्या कर रहे हैं, ध्यान देना, जब हम फर्स्ट पॉइंट पे स्ट्रेन निकाल रहे हैं तो हम लोग 0 से 1 तक का स्ट्रेन डायरेक्ट कैलकुलेट कर रहे हैं। वैसे ही जब हम सेकेंड पॉइंट का भी स्ट्रेन निकाल रहे हैं तो हम 0 से 2 तक का स्ट्रेन डायरेक्ट कैलकुलेट कर रहे हैं। हमें करना क्या चाहिए, हमें जब 2 पॉइंट का स्ट्रेन निकालना है तो 1 तक का स्ट्रेन तो निकाल ही चुके हैं, फिर 1 से लेके 2 तक का स्ट्रेन उसमें ऐड कर देना चाहिए। उस टाइम इनिशियल लेंथ हो जाएगी 102 mm और चेंज इन लेंथ हो जाएगा 3 mm, है कि नहीं? क्या आप मेरी बात से इत्तेफाक रखते हैं? क्या आप मेरी बात से इत्तेफाक रखते हैं? जब मैं 1 पॉइंट का स्ट्रेन निकाल चुका हूं तो 2 पॉइंट का स्ट्रेन निकालने के लिए बस आपको 1 से लेके 2 तक के स्ट्रेन को उसमें ऐड कर देना है। और जब आप ऐड करोगे, 1 से लेके 2 तक का स्ट्रेन निकालोगे तो इनिशियल लेंथ आपकी 102 mm होगी। आप जब 1 पॉइंट पे पहुंचे तो अब आपकी लेंथ 102 mm हो चुकी है। यस, हाँ कि ना? आंसर तब सेम नहीं आएगा मेरे भाई। अगर आप चाहो तो आप निकाल के देख लो। एक तो बिना निकाले आपने बोल कैसे दिया कि आंसर सेम आएगा? चलो करके बताओ। आप सीधे यहां से यहां तक का स्ट्रेन निकालो और फिर दूसरे केस में आप यहां से यहां तक का स्ट्रेन निकालो और यहां से यहां तक का स्ट्रेन निकालो और दोनों को ऐड करो। बताओ मेरे को सेम आ रहा है क्या? बताना भाई। नहीं आएगा ना सेम। भाई एक केस में नीचे वैल्यू 100 है, दूसरे केस में 102 है, कहां से सेम आ जाएगा? है ना। तो अब आप ध्यान से समझिए, जब हम इंजीनियरिंग स्ट्रेन निकालते हैं किसी भी पॉइंट का तो हमारे लिए इनिशियल लेंथ हमेशा L0 होता है। ओके, जब हम इंजीनियरिंग स्ट्रेन निकालते हैं किसी भी पॉइंट का तो हमारे लिए इनिशियल लेंथ जो है वो हमेशा L0 होता है। ओके, ठीक है। यहां एप्सिलॉन ई क्या है? इट इज द इंजीनियरिंग स्ट्रेन एंड L0 इज द ओरिजिनल लेंथ, जिसको हम लोग गेज लेंथ भी बोलते हैं। ठीक है, लेकिन हमें करना क्या चाहिए, हमें 0.2 तक का स्ट्रेन निकालने के लिए 0 से 1 तक का स्ट्रेन, फिर 1 से लेके 2 तक का स्ट्रेन, इसको ऐड करना चाहिए। अब यहां तो मैंने सिर्फ यहां से यहां तक सिर्फ 2 पॉइंट लिए हैं। एक्चुअल में अगर मैं इस पॉइंट तक का स्ट्रेन निकालना चाहूं तो 0 से लेके यहां तक कितने पॉइंट्स होंगे? अगर मैं इसको एक स्ट्रेट लाइन मानूं तो 0 से लेके यहां तक कितने पॉइंट्स हैं बेटा? जल्दी बताइए।
यहां से यहां तक टोटल कितने पॉइंट्स हैं? अनलिमिटेड पॉइंट्स है, इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, इनफाइनाइट पॉइंट्स है मेरे भाई, अनलिमिटेड पॉइंट्स हैं। अगर आप एक्चुअल में देखोगे तो 0 से लेके 1 तक इन अनलिमिटेड पॉइंट्स है। तो अगर मुझे किन्हीं भी दो पॉइंट्स का स्ट्रेन कैलकुलेट करना है, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में स्ट्रेन कैलकुलेट करना है, ठीक है, ये ओरिजिनल है, ठीक है, और यहां का स्ट्रेन मुझे कैलकुलेट करना है, इस पॉइंट को मैं आई पॉइंट बोल देता हूं। ओके, तो मुझे क्या करना चाहिए भाई? मुझे क्या करना चाहिए? मुझे इन दोनों के बीच में इनफाइनाइट पॉइंट्स लेने चाहिए, उसके बाद मुझे इन सबका स्ट्रेन जोड़ते चले जाना चाहिए। क्यों जोड़ते चले जाना चाहिए? क्योंकि जब आप यहां से यहां पहुंचोगे तो फिर आपकी इनिशियल लेंथ चेंज हो जाएगी, फिर आप यहां से यहां पहुंचोगे, फिर वापस इनिशियल लेंथ चेंज हो जाएगी, फिर यहां से यहां पहुंचोगे, तो यहां से यहां तक हर पॉइंट पे इनिशियल लेंथ अलग रहेगी ना। जैसे मैं एग्जांपल के लिए आपको सिर्फ यहां दो पॉइंट्स लेके समझा रहा था, लेकिन 0 से लेके 105 तक पहुंचने में इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं। जैसे ही आप 0 से थोड़ा सा भी लेंथ चेंज करोगे तो इनिशियल लेंथ अब चेंज हो गई, अब इनिशियल लेंथ हो जाएगी 100.01। फिर जब आप इसके आगे जाओगे तो इनिशियल लेंथ हो जाएगी, हो सकता है 100.02। तो बेटा यहां कितने पॉइंट्स मिल रहे हैं आपको? इनफाइनाइट पॉइंट्स मिल रहे हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि कोई भी दो पॉइंट्स के बीच का चेंज इन लेंथ जो है वेरी स्मॉल, दैट इज DL। ओके, तो इन दोनों के बीच का स्ट्रेन मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? कैन आई राइट इट लाइक दिस? कैन आई राइट इट लाइक दिस? इन दोनों के बीच का स्ट्रेन इज DL/L, ऐसा लिख सकता हूं मैं? अरे हा ना बोलो यार। तो ये क्या आया? ये किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच का, किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच का स्ट्रेन आया। अब मुझे क्या करना है? इसको यहां से यहां तक इनफाइनाइट पॉइंट्स के लिए जोड़ देना है। तो मैं क्या करूंगा भाई? तो मैं क्या करूंगा? तो मैं क्या करूंगा? इसको इंटीग्रेट कर दूंगा क्या? LO से LI तक, है ना? आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा दोस्त? आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? यू विल गेट दिस नेचुरल लॉग ऑफ LI/LO, ठीक है। So this epsilon is the true strain. What is this epsilon T? This is the true strain. तो अगर आप ट्रू स्ट्रेन निकालना चाहते हो, मान लीजिए 100 mm से लेके 105 mm के बीच में ट्रू स्ट्रेन निकालना चाहते हो, देन यू विल यूज दिस फॉर्मूला। और अगर आप इंजीनियरिंग स्ट्रेन निकालना चाहते हो, देन यू विल यूज दिस फॉर्मूला। क्लियर है ये चीज? क्लियर है ये चीज? ठीक है। तो हमको अगर एक्चुअल में स्ट्रेन निकालना है किन्हीं भी दो पॉइंट्स का, तो हमें डायरेक्ट यहां से लेके यहां तक का स्ट्रेन नहीं लेना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए? बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स लेके थोड़ा 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 करते हुए स्ट्रेन जोड़ते जाना चाहिए। क्योंकि जैसे ही आप किसी एक पॉइंट पे पहुंचते हो, आपकी ओरिजिनल लेंथ तो चेंज हो जाती है ना। तो इसीलिए हम लोग हर पॉइंट का स्ट्रेन अलग अलग निकाल रहे हैं और उसको जोड़ रहे हैं, इनफाइनाइट पॉइंट्स का स्ट्रेन निकाल के जोड़ रहे हैं। तो उसका फॉर्मूला जब हमने डिराइव किया तो हमको ये वाला फॉर्मूला मिल गया, ठीक है। चलो अब ध्यान दो, अब हमें इंजीनियरिंग स्ट्रेन और ट्रू स्ट्रेन के बीच में एक रिलेशन डिराइव करना है। ओके, मान लीजिए हमें इंजीनियरिंग स्ट्रेन और ट्रू स्ट्रेन के बीच में एक फॉर्मूला डिराइव करना है। ओके, लेट्स से ये हमारा स्पेसिमेन है। ओके,
लोड लगाने के बाद स्पेसिमेन ऐसा हो जाता है। ओके, तो इनिशियल लेंथ थी मान लीजिए इसकी LO, इनिशियल डायमीटर था DO, अब इसकी लेंथ है DI और LI और डायमीटर है DI। ओके, तो हमें अब इनके इंजीनियरिंग स्ट्रेन और ट्रू स्ट्रेन के बीच में रिलेशन ड्रॉ करना है, रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो इंजीनियरिंग स्ट्रेस विल बी इक्वल टू P अपॉन AI and engineering strain will be equal to LO minus LI divided by LO। ठीक है, वैसे ही ट्रू स्ट्रेस विल बी इक्वल टू P अपॉन AI एंड ट्रू स्ट्रेन विल बी इक्वल टू क्या? ट्रू स्ट्रेन विल बी इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ LI बाय LO। ठीक है, तो मुझे ना इनके बीच में आपस में रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रेन के बीच में रिलेशन निकालेंगे। ओके, कैसे रिलेशन निकालेंगे ध्यान से देखिएगा। इंजीनियरिंग स्ट्रेन इज इक्वल टू LO माइनस LI डिवाइडेड बाय LO, राइट? चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। ओके, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, 1 माइनस LI बाय LO, ऐसा लिख सकता हूं क्या मैं? दोनों को मैंने सेपरेट कर दिया। ठीक है, अब यहां से LI बाय LO को मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, 1 प्लस इंजीनियरिंग स्ट्रेन लिख सकता हूं। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। So now true strain will be equal to natural log of LI by LO, right? तो उसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। सो ट्रू स्ट्रेन क्या बन जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस इंजीनियरिंग स्ट्रेन बन जाएगा क्या, बन जाएगा क्या? अच्छा सॉरी, यहां एक गड़बड़ हो गई है। ये उल्टा होना चाहिए, LI माइनस LO होना चाहिए। ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल होता है ना, मैंने इनिशियल माइनस फाइनल कर दिया था, है ना? यस, चलो, तो ये तो अपना पहला रिलेशन आ गया। ये रिलेशन अपने को याद रखना है, ठीक है ना? ये रिलेशन अपने को याद रखना है। ओके, यहां पे भी मैंने इस चीज को मेंशन नहीं किया, लेकिन इसको भी अपने को याद रखना है। ओके, चलो, अब एक रिलेशन निकल गया, अब दूसरा रिलेशन निकालना है। अब दूसरा रिलेशन निकालने के लिए ना अपने को एक छोटा सा अजम्पशन लेना पड़ता है। अब वो अजम्पशन क्या है, यहां पे ध्यान दीजिएगा। यहां हम अज्यूम करके चलेंगे कि वॉल्यूम जो है वो लगभग कांस्टेंट है। वॉल्यूम जो है वो लगभग कांस्टेंट है। ओके, अब इसका वॉल्यूम क्या होगा, ये सिलेंडर है तो एरिया इंटू लेंथ हो जाएगा क्या, वॉल्यूम, है ना? ये सिलेंडर है तो एरिया इंटू लेंथ हो जाएगा वॉल्यूम। ठीक है, अब यहां से A ओरिजिनल बाय AI विल बी इक्वल टू LI बाय LO, ऐसा लिख सकता हूं मैं। एंड दिस इज 1 प्लस एप्सिलॉन E। ठीक है, ये सिर्फ हमारा एक अजम्पशन है। एक्चुअल में वॉल्यूम भी चेंज होता है, लेकिन बहुत कम चेंज हो रहा है, तो इसलिए हमने लगभग उसको इक्वल मान लिया है। ओके, क्योंकि इसको अज्यूम किए बगैर हमारा नेक्स्ट रिलेशन डिराइव नहीं होगा।
अब हमारा नेक्स्ट रिलेशन कैसे डिराइव करेंगे हम? ट्रू स्ट्रेस इज एक्चुअली फोर्स अपॉन इंस्टेंटेनियस एरिया। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, है ना, लिख सकते हैं। अब यहां P अपॉन ओरिजिनल एरिया, यहां कुछ गड़बड़ की है क्या? नहीं की है ना। अब यहां P अपॉन ओरिजिनल एरिया, इसको मैं क्या लिख सकता हूं? व्हाट इज P अपॉन ओरिजिनल एरिया? इंजीनियरिंग स्ट्रेस एंड ए ओरिजिनल बाय ए इनिशियल क्या है? 1 प्लस एप्सिलॉन ई। So what is this? This is the relation between true stress and engineering stress. ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। इनके ऊपर एग्जाम में छोटे छोटे क्वेश्चंस आ चुके हैं 2-3 बार। तो ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन और इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन के बीच ये दो रिलेशन आपको याद रखने पड़ेंगे। एप्सिलॉन टी इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस एप्सिलॉन ई एंड सिग्मा टी इक्वल टू सिग्मा ई इंटू 1 प्लस एप्सिलॉन ई। याद रहेगा? इसके ऊपर एग्जाम में ना छोटे मोटे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस तो नहीं आते, छोटे मोटे क्वेश्चन आते हैं, 1-1 मार्क टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ओके, तो ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन का कॉन्सेप्ट आई थिंक आप लोगों को क्लियर है। अब यहां मैं ये बताना चाहूंगा कि हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स में जब भी स्ट्रेस स्ट्रेन कैलकुलेट करते हैं, हमेशा इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन ही कैलकुलेट करते हैं। ये क्यों करते हैं? तो यहां आपको यह समझना बहुत जरूरी है, यील्ड पॉइंट से पहले बॉडी में डिफॉर्मेशन बहुत ज्यादा नहीं होता। यील्ड पॉइंट से पहले बॉडी में डिफॉर्मेशन बहुत ज्यादा नहीं होता। कितना डिफॉर्मेशन होता है? लगभग नेग्लिजिबल डिफॉर्मेशन होता है। तो यील्ड पॉइंट से पहले अगर बॉडी में बहुत ज्यादा डिफॉर्मेशन नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब जो इंस्टेंटेनियस एरिया है और जो ओरिजिनल एरिया है, इसमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं रहेगा। जैसे आप यहां देख सकते हो, यहां 100 mm स्क्वायर एरिया था और यहां 99.9 mm स्क्वायर एरिया था। तो बेटा इन दोनों में आपको कोई बहुत ज्यादा अंतर मिलेगा क्या? बहुत ज्यादा अंतर मिलेगा क्या? यस। तो इसका मतलब यह है कि अगर मैं यील्ड पॉइंट तक कंसीडर करूं, तो ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन एंड इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं रहेंगे। और हमारे लिए कन्वीनियंट क्या निकालना रहेगा? हमारे लिए कन्वीनियंट रहेगा इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन निकालना, राइट? ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन तो आप वैसे भी नहीं निकाल पाओगे। अगर मान लीजिए मैंने आपको बोला कि एक बॉडी है, उसका एरिया 100 mm स्क्वायर है, अब मैं उसके ऊपर 10 किलो न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूं, तो मेरे को स्ट्रेस बताओ। आपको पता है क्या 100 किलो न्यूटन का फोर्स लगने के बाद उसका एरिया कितना होगा? आपको तो ओरिजिनल एरिया पता है ना बस। तो इसीलिए आप जब स्ट्रेस कैलकुलेट करोगे तो आप हमेशा कौन सा निकालोगे? इंजीनियरिंग स्ट्रेस। स्ट्रेन हमेशा कौन सा निकालोगे? इंजीनियरिंग स्ट्रेन। क्योंकि यील्ड पॉइंट तक इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन एंड ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन में बहुत ज्यादा अंतर नहीं आता है। यह अंतर कब आना चालू होता है? यह अंतर कब आना चालू होता है? जल्दी से बताओ भाई, यह अंतर कब आना चालू होता है? up to yield point as the deformation of the specimen या of the body बोल देता हूं, is very low, true stress strain and engineering stress strain
आर ऑलमोस्ट सेम। अंतर आता है प्लास्टिक डिफॉर्मेशन के केस में, क्योंकि प्लास्टिक डिफॉर्मेशन के केस में डिफॉर्मेशन बहुत ज्यादा होता है। जैसे अगर मैं 0.2 की बात करूं, हमारे एग्जाम्पल में अगर मैं 0.2 की बात करूं, तो यहां एरिया 96 mm² हो चुका है, 100 से काफी चेंज हो चुका है। तो यहां अगर मैं ट्रू स्ट्रेस निकालूंगा और इंजीनियरिंग स्ट्रेस निकालूंगा, काफी अंतर आएगा। जितना डिफॉर्मेशन बड़ा होगा, ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन और इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन उतने ज्यादा डिफरेंट आएंगे। तो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन के केस में ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन जो है इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन से काफी अलग होता है। तो अगर आप प्लास्टिक डिफॉर्मेशन कंसीडर करोगे, तब तो ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन जो है वो इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन हम अपने सिलेबस में स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में कभी भी प्लास्टिक डिफॉर्मेशन कंसीडर नहीं करते। इसीलिए हमें हमेशा इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन ही कैलकुलेट करना होता है। क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है? जब भी हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स में कभी भी स्ट्रेसेस का कैलकुलेशन करेंगे या स्ट्रेन का कैलकुलेशन करेंगे, हम इंजीनियरिंग स्ट्रेस और स्ट्रेन कंसीडर करेंगे, क्योंकि हम वैसे भी यील्ड पॉइंट तक का ही स्ट्रेस स्ट्रेन निकालते हैं। यील्ड पॉइंट के बाद यानी प्लास्टिक डिफॉर्मेशन के केस में हम स्ट्रेस स्ट्रेन कैलकुलेट करते ही नहीं है। तो इसीलिए हमारे लिए इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन और ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन लगभग बराबर ही है। जब आप लोग प्रोडक्शन पढ़ोगे ना, प्रोडक्शन में हम लोग जब रोलिंग, फोर्जिंग, इन सब के न्यूमेरिकल्स बनाते हैं ना, तो वहां हम लोगों को प्लास्टिक डिफॉर्मेशन कंसीडर करना होता है। तो वहां आप लोग ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन पढ़ोगे। ठीक है, समझ में आया? स्वदेश सर जब आप लोगों को पढ़ाएंगे, आदित्यपाल सर जब आप लोगों को पढ़ाएंगे प्रोडक्शन, आप लोगों का प्रोडक्शन नहीं हुआ है ना? प्रोडक्शन आप लोगों का हो गया? एक पार्ट हो चुका है। तो वहां ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन आया था क्या पिक्चर में? ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन पिक्चर में आया था क्या? अच्छा, तो फिर जो दूसरा पार्ट होगा ना उसमें आएगा। दूसरा पार्ट जो हुआ था ना उसमें आएगा, तो आपको वहां पे ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन देखने को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि वहां आपको प्लास्टिक डिफॉर्मेशन कंसीडर करना पड़ेगा। ओके, और प्लास्टिक डिफॉर्मेशन की जब बात आएगी तो हम लोग हमेशा कौन सा स्ट्रेस स्ट्रेन निकालेंगे? ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन, क्योंकि इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन और ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन में बहुत अंतर होगा। तो आई थिंक ये बात सबको क्लियर हो चुकी है ना? चलिए, तो आगे बढ़ते हैं दोस्त, और अब हम अपने नए टॉपिक पे जाते हैं। और मैं ये बता दूं, ये जो टॉपिक्स है ना ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन के, इन टॉपिक से आजकल काफी सवाल आ रहे हैं, आजकल काफी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो अगला जो टॉपिक है दैट इज पावर लॉ। अब ये पावर लॉ क्या होता है इसको ध्यान से समझते हैं। ओके, लेट्स से दिस इज आवर स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। ओके, अब ये जो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है, इसमें ये जो इनिशियल स्ट्रेट लाइन है, इसके लिए तो हमारे पास इक्वेशन होती है ना? इस इनिशियल स्ट्रेट लाइन के लिए हमारे पास इक्वेशन होती है। कौन सी इक्वेशन होती है? हुक्स लॉ होता है, राइट? इस इनिशियल स्ट्रेट लाइन के लिए हमारे पास हुक्स लॉ होता है। लेकिन बेटा ये वाला जो कर्व है, क्या इस कर्व की इक्वेशन है आपके पास? इसके लिए तो हमारे पास हुक्स लॉ है। लेकिन उसके बाद जो कर्व मिलता है, इसके लिए हमारे पास कोई इक्वेशन नहीं होती है। तो इसकी कोई एग्जैक्ट इक्वेशन तो हमारे पास नहीं होती, लेकिन हम एक एम्पिरिकल रिलेशन यूज कर सकते हैं विच इज नोन एज पावर लॉ। So what is power law? It is an empirical relation, a mathematical relation between stress and strain during plastic deformation. ठीक है, mathematical relation between stress and strain। और कौन सा stress and strain? True stress and strain। okay,
तो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन के टाइम में ट्रू स्ट्रेस और ट्रू स्ट्रेन के बीच में जो रिलेशन हम लोग यूज करते हैं दैट इज पावर लॉ, एंड पावर लॉ इज गिवन बाय दिस इक्वेशन, सिग्मा टी इक्वल्स टू के इंटू एप्सिलॉन टी होल टू द पावर एन। ये एक मैथमेटिकल रिलेशन है, काफी जगह यूज होता है, मतलब जहां पे भी ऐसा कुछ पैराबोलिक कर्व आता है ना तो वहां ये रिलेशन यूज करते हैं हम लोग। मैथमेटिक्स में और भी जगह ये यूज होता है, तो वैसे ही ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन के बीच में भी ये कर्व हम लोग यूज कर लेते हैं ड्यूरिंग द प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, क्योंकि प्लास्टिक डिफॉर्मेशन के टाइम हमारे पास कोई और लॉ है नहीं, तो हमने इसी को यूज कर लिया। अब यहां के और एन जो है ये कॉन्स्टेंट्स हैं जो मटीरियल के ऊपर डिपेंड करते हैं, इनकी वैल्यू जो है वो मटीरियल पे डिपेंड करती है। ओके, इनकी वैल्यू मटेरियल पे डिपेंड करती है, मतलब स्टील के लिए के और एन की कुछ वैल्यू होगी, फिर कॉपर के लिए के और एन की कुछ वैल्यू होगी। ओके, यहां जो के है दिस इज नोन एज स्ट्रेंथ कोफिशिएंट, एंड जो एन है दिस इज नोन एज स्ट्रेन हार्डनिंग एक्सपोनेंट, जिसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में होती है। ओके, के क्या है? इट इज स्ट्रेंथ कोफिशिएंट, एंड एन क्या है? इट इज स्ट्रेन हार्डनिंग एक्सपोनेंट, जिसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में वेरी करती है। ओके, तो अगर आपके पास के और एन की वैल्यू है तो फिर आप किसी भी सिग्मा टी की वैल्यू के लिए एप्सिलॉन टी निकाल सकते हो, या एप्सिलॉन टी की वैल्यू के लिए सिग्मा टी निकाल सकते हो। ओके, अब यहां आपको एक पॉइंट याद रखना पड़ेगा, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये याद रखना है। एट अल्टीमेट पॉइंट, अल्टीमेट पॉइंट पे, एट अल्टीमेट पॉइंट एप्सिलॉन टी की वैल्यू जो है वो एन के बराबर होती है। एट अल्टीमेट पॉइंट एप्सिलॉन टी की वैल्यू जो है वो एन के बराबर होती है। ओके, क्लियर है क्या? अल्टीमेट पॉइंट पे जो ट्रू स्ट्रेन आता है ना वो एन के बराबर होता है। ओके, अब ये जो स्ट्रेन हार्डनिंग एक्सपोनेंट है ना, इसको मैं थोड़ा सा क्लियर करता हूं, क्योंकि ये काफी इंटरेस्टिंग चीज है, इसके ऊपर हो सकता है कभी एग्जाम में क्वेश्चन आए। ओके, मान लीजिए हम स्ट्रेस स्ट्रेन के बीच में ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं। ओके, अब ये यहां तक यील्ड पॉइंट है मान लीजिए। ओके, इस पॉइंट के बाद अगर मान लीजिए n की वैल्यू 0 है तो इसका मतलब क्या होगा? अगर n की वैल्यू यहां मैं 0 कर दूं तो इसका मतलब क्या होगा? आपका जो ग्राफ है वो कैसा बनेगा? अगर n की वैल्यू 0 हो जाए देन हाउ योर ग्राफ इज गोइंग टू लुक? सिग्मा टी विल बिकम इक्वल टू के, सिग्मा टी विल बिकम इक्वल टू के, यानी सिग्मा टी विल बिकम कांस्टेंट, है ना? सिग्मा टी क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा क्या? सो दिस इज n इक्वल टू 0। ठीक है, इसको हम लोग लीनियर स्ट्रेन हार्डनिंग भी बोलते हैं। ओके, दिस इज ऑल्सो नोन एज, सॉरी नॉट लीनियर स्ट्रेन हार्डनिंग, इसको हम लोग परफेक्टली प्लास्टिक बिहेवियर बोलते हैं। n की वैल्यू अगर 0 है मतलब कि कोई स्ट्रेन हार्डनिंग नहीं हो रही है, तो ये परफेक्टली प्लास्टिक है, देयर इज नो स्ट्रेन हार्डनिंग। ठीक है, अगर n की वैल्यू 1 है तो इक्वेशन क्या बन जाएगी? इफ n इज इक्वल टू 1 तो इक्वेशन क्या बन जाएगा? अगर n की वैल्यू 1 है
तो सिग्मा टी विल बिकम इक्वल टू के इंटू एप्सिलॉन टी। अगर n की वैल्यू 1 है तो सिग्मा टी विल बी इक्वल टू के इंटू एप्सिलॉन टी। तो ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बन गई क्या? लेकिन वो जो स्ट्रेट लाइन होगा ना, वो सेम स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, वो थोड़ा सा अलग होगा। उसका स्लोप जो है वो k के बराबर हो जाएगा। ओके, दिस इज व्हेन n इज इक्वल टू 1। ओके, तो ये जो स्ट्रेट लाइन है इसका स्लोप यंग्स मॉड्यूलस के बराबर था, इसका स्लोप जो है वो k के बराबर हो जाएगा। ओके, दिस इज नोन एज लीनियर स्ट्रेन हार्डनिंग। यहां स्ट्रेन हार्डनिंग हो रही है लेकिन लीनियरली हो रही है। ठीक है, इन दोनों के बीच में अगर n की वैल्यू है देन इट विल लुक समथिंग लाइक दिस। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से दिस इज n इक्वल टू 0.6। एक एग्जाम्पल के लिए बोल दिया मैंने, ठीक है ना। तो ये एक्चुअल ग्राफ है। एक्चुअल ग्राफ ऐसा होता है। ओके, ये दोनों आइडियल ग्राफ हैं। एक्चुअल में ऐसा नहीं मिलता, n की वैल्यू ना तो कभी 0 मिलेगी ना तो कभी 1 मिलेगी। ये एक आइडियल बिहेवियर है। एक्चुअली में n की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होती है। कुछ इस तरीके का ग्राफ मिलता है। ओके, तो इस ग्राफ के ऊपर हो सकता है कभी कोई थ्योरी क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो स्ट्रेन हार्डनिंग एक्सपोनेंट समझ में आया? n की वैल्यू 0 होने का क्या मतलब है, n की वैल्यू 1 होने का क्या मतलब है? n की वैल्यू 0 है मतलब कि बिल्कुल भी स्ट्रेन हार्डनिंग नहीं हो रही है, परफेक्टली प्लास्टिक बिहेवियर। और n की वैल्यू 1 होने का मतलब जो है लीनियर स्ट्रेन हार्डनिंग हो रही है। ओके, एंड अगर n की वैल्यू इन दोनों के बीच में है तो कुछ ऐसा कर्व बन रहा है। ठीक है, चलिए अब थ्योरी थ्योरी तो बहुत पढ़ लिए, एक दो न्यूमेरिकल्स करें क्या यार? इससे पहले कि हम कुछ और थ्योरी देखें, एक दो न्यूमेरिकल्स करेंगे तो थोड़ा सा चेंज आए। चलिए, तो चलिए दो तीन न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं। इस चैप्टर से किस तरीके के न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं ये देख लेते हैं। तो सबसे पहला और इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल ये रहा आपके सामने। A specimen is loaded in tension up to a stress of 500 megapascal and the corresponding strain was 0.009. When the load was removed, there was a permanent strain of 0.003. मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द मटेरियल इज। चलिए फटाक से बना के बताइए मुझे इसका क्या आंसर आ रहा है। चैट में मत लिखना, ठीक है? पोल में पार्टिसिपेट करना, चैट में मत लिखना। पहले तो आप इसका ना स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम समझो किस टाइप का बन रहा होगा।
चलो तो देखते हैं क्या आंसर आ रहा है इसका। तो आपको क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक स्पेसिमेन है जिसको हम लोगों ने 500 मेगापास्कल तक लोड किया, उसके बाद इसको अनलोड किया। ठीक है, 500 मेगापास्कल पे स्ट्रेन था 0.009, तो मे बी शायद कुछ इस तरीके का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व था। ओके, तो 500 मेगापास्कल पे स्ट्रेन वाज 0.009, दिस इज 500 मेगापास्कल एंड यहां स्ट्रेन था 0.009। ओके, 0.09 था, 0.009 था, हाँ 0.009। अब लोड को रिमूव करने के बाद परमानेंट स्ट्रेन आया 0.003 का, तो हमने यहां से लोड को रिमूव किया, तो परमानेंट स्ट्रेन यानी कि इस पॉइंट का स्ट्रेन था 0.003। अब आपको बोला जा रहा है फाइंड द मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब देखिए, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इज द स्लोप ऑफ दिस लाइन एज वेल एज दिस लाइन। इस लाइन का स्लोप आप नहीं निकाल सकते क्योंकि इस पॉइंट का आपको स्ट्रेस नहीं पता है, ना स्ट्रेस पता है ना स्ट्रेन पता है। ठीक है, लेकिन मैं इस लाइन का स्लोप निकाल सकता हूं, इस लाइन का स्लोप मैं कैलकुलेट कर सकता हूं। इस लाइन का स्लोप कैसे निकलेगा? व्हाट विल बी द स्लोप ऑफ दिस लाइन? व्हाट विल बी द स्लोप ऑफ दिस लाइन? तो मैं इसको बोल देता हूं ए, इसको मैं बोल देता हूं बी, इस पॉइंट को मैं बोल देता हूं सी। सो यंग्स मॉड्यूलस will be equal to what? BC by AB. Slope of this line na, slope of this line is equal to what? BC divided by AB. अब BC कितना है? 500 मेगापास्कल। AB कितना होगा बेटा? What will be AB? यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस, तो O से लेके B तक का डिस्टेंस 0.009 है और O से लेके A तक का डिस्टेंस 0.003 है, तो ये 0.006 होगा। 0.009 माइनस 0.003, तो E की वैल्यू आपको कितनी मिलेगी? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ E? 500 बाय 0.006, इट इज 8333.33 मेगा पास्कल। अपन ने स्ट्रेस को मेगा पास्कल में रखा है, तो ये भी मेगा पास्कल में आ रहा है। अब इसको आप गीगा पास्कल में कन्वर्ट कर सकते हो, तो ये हो जाएगा 83.33 गीगा पास्कल। गीगा पास्कल में कन्वर्ट करने के लिए इसको 10 टू द पावर 3 से डिवाइड करेंगे तो गीगा पास्कल आ जाएगा। तो द आंसर इज हाउ मच? सी, 83.33। कहां चला गया? तो यहां 50% लोगों ने ही सी आंसर किया है, डी तो किसी ने भी किया नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोगों ने बी भी आंसर किया है। बलराम ने सबसे सही आंसर किया, अमन सबसे पहले, उसके बाद फिर चंदन, फिर प्रथमेश, फिर आदित्य। वेरी गुड यार, बहुत बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशंस। चलो, तो 83.33 इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़े, चल वी मूव। चलिए आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका जवाब दीजिए। द अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ अ मटीरियल इज 400 मेगा पास्कल एंड द करेस्पॉन्डिंग एलोंगेशन इज 35%। इफ द मटीरियल ओबेज पावर लॉ, स्ट्रेंथ कोफिशिएंट इज। चलिए ये वाला सवाल सॉल्व कीजिए।
चलो ये वाला सवाल सॉल्व करते हैं। क्या बोल रहा है? अल्टीमेट स्ट्रेंथ 400 मेगापास्कल है, ठीक है, और उसके करस्पॉन्डिंग एलोंगेशन 35% है। मटेरियल ओबेस पावर लॉ, स्ट्रेंथ कोफिशिएंट इज। अब यहां अपने को अल्टीमेट स्ट्रेंथ दी है, अल्टीमेट पॉइंट का सिग्मा दिया हुआ है और अल्टीमेट पॉइंट का एप्सिलॉन भी दिया हुआ है, लेकिन ये इंजीनियरिंग स्ट्रेस और स्ट्रेन है। उससे अपने को पहले क्या करना पड़ेगा? ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन निकालना पड़ेगा, है ना। इंजीनियरिंग स्ट्रेस अपने को दिया है कितना? 400 मेगापास्कल। अल्टीमेट स्ट्रेंथ बोल रहा है, मतलब कि भाई स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम से निकाला होगा ना। और इंजीनियरिंग स्ट्रेन अपने को बोल रहा है 35%, तो उसको 100 से डिवाइड करोगे तो 0.35। तो ये अपने को इंजीनियरिंग स्ट्रेस और इंजीनियरिंग स्ट्रेन दिया है, क्योंकि भाई ये अल्टीमेट स्ट्रेंथ बोला है, मतलब स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व से निकाला है, मतलब इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन है। अब यहां से अपने को ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन चाहिए, तो ट्रू स्ट्रेन विल बी इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस इंजीनियरिंग स्ट्रेन। तो ये हो जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस 0.35। तो ट्रू स्ट्रेन कितना आ रहा है? 0.3 के आसपास आ रहा है, ठीक है। एंड ट्रू स्ट्रेस सिग्मा टी विल बी इक्वल टू सिग्मा ई इंटू 1 प्लस एप्सिलॉन ई। तो ये हो जाएगा आपका 400 इंटू 1 प्लस 0.35। तो यहां से आपको ट्रू स्ट्रेस मिलेगा 400 इंटू 1.35, मतलब लगभग 540 मेगा पास्कल। तो अब हमने ट्रू स्ट्रेस और ट्रू स्ट्रेन निकाल लिया है। अब अपने को K चाहिए, तो K निकालने के लिए अपने पास N भी होना चाहिए, और अपने को पता है कि अल्टीमेट पॉइंट पे एप्सिलॉन टी की वैल्यू N के बराबर होती है, और N जो है एप्सिलॉन टी हमको पता है 0.3, तो भाई N की वैल्यू भी आ गई 0.3, है ना। क्लियर है ये चीज? एप्सिलॉन टी की वैल्यू N के बराबर होती है एट अल्टीमेट पॉइंट, और अल्टीमेट पॉइंट का एप्सिलॉन टी अपने को पता है, तो N की वैल्यू भी 0.3 ही होगी। अब हम लोग इस रिलेशन में वैल्यू रख देते हैं, सिग्मा टी इक्वल्स टू K इंटू एप्सिलॉन टी होल टू द पावर N। तो सिग्मा टी हो गया आपका 540, K की वैल्यू हमें निकालनी है, एप्सिलॉन टी हो गया 0.3 और N भी हो गया 0.3। तो यहां से K की वैल्यू मिल जाएगी, कितनी आ रही है? 540 डिवाइडेड बाय 0.3 होल टू द पावर 0.3, तो ये आ रहा है लगभग 774.92, मतलब कि लगभग 775 के आसपास। सो द आंसर इज सी, ठीक है। तो किसी ने बनाया ही नहीं है इस सवाल को, बहुत बढ़िया भाई। 0% क्यों आ रहा है इसका आंसर है? पता नहीं चला मतलब क्या यार? तुमको यहां पे सवाल को ढंग से पढ़ना है और थोड़ा दिमाग लगाना है ना। पता नहीं चला मतलब क्या सब कुछ लिख के थोड़ी दिया जाएगा यार। यहां लिख रहा है अल्टीमेट स्ट्रेंथ, अल्टीमेट स्ट्रेंथ मतलब कि स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम से निकाला होगा, और स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम हम लोग इंजीनियरिंग स्ट्रेस और इंजीनियरिंग स्ट्रेन के बीच में बनाते हैं, है ना। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे चलते हैं। ये वाला सवाल बना लीजिए। अ हाइपोथेटिकल स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व इज शोन इन फिगर विथ कोऑर्डिनेट्स 0 0 0.2 200 0.6 300 एंड 0.8 280। पॉइंट बी इज द यील्ड पॉइंट, सी इज द अल्टीमेट पॉइंट, डी इज द फ्रैक्चर पॉइंट, मॉड्यूलस ऑफ टफनेस इज। चलो ये वाला सवाल बना लो फटाफट से।
ये वाला सवाल तो बन जाना चाहिए यार, क्योंकि इसमें तो बस एरिया कैलकुलेट करना है। मॉड्यूलस ऑफ टफनेस निकालना है, मतलब कहां तक का एरिया निकाल दोगे, फ्रैक्चर पॉइंट तक का एरिया निकाल दोगे, है ना। देखो, आपको यहां अल्टीमेट पॉइंट तक का एरिया ले लेना है ना। इस एरिया को अपने को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि एक साथ ये बन नहीं पाएगा। ओके, तो इसको हम 3 एरिया में डिवाइड कर सकते हैं क्या। दिस इज एरिया नंबर 1, एरिया नंबर 2, एरिया नंबर 3, है ना। फर्स्ट वाला एरिया ट्रायंगल है, सेकंड और थर्ड जो है वो ट्रेपेजॉइड है। ट्रेपेजॉइड का एरिया क्या होता है, ट्रायंगल का होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और ट्रेपेजॉइड का क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। ठीक है, अब यहां एक चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, और वो ये है कि यहां इंजीनियरिंग स्ट्रेन दिया है, तो अपने को इसको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा फॉर्मूले में रखने से पहले। ओके, तो मॉड्यूलस ऑफ टफनेस U विल बी इक्वल टू ये एरिया प्लस ये एरिया प्लस ये एरिया। तो ये एरिया कितना हो जाएगा भाई, A1 प्लस A2 प्लस A3। ओके, तो ये फर्स्ट वाला एरिया कितना हो जाएगा, व्हाट विल बी दिस एरिया, फर्स्ट वाला एरिया हाफ इंटू बेस, बेस कितना हो जाएगा 0.2/100 इंटू हाइट इसकी कितनी है 200। ठीक है, सेकेंड वाला एरिया ट्रेपेजॉइड है, तो ये हो जाएगा हाफ इंटू ये बेस कितना हो जाएगा भाई 0.2 से 0.6, तो ये बेस 0.4 हो जाएगा, लेकिन 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, परसेंट स्ट्रेन है, मल्टीप्लाइड बाय सम ऑफ पैरेलल साइड्स, तो ये हो गया 200 और ये हो गया 300। थर्ड वाला एरिया, तो हाफ इंटू ये हो गया 0.2/100 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, तो ये हो गया आपका 300 और ये कितना हो गया 280। तो बस इन तीनों को जोड़ देना है। तो 1.78 आ रहा है क्या, 1.78। अब देखो इसका यूनिट क्या होगा, तो हम लोगों ने स्ट्रेस को जिस यूनिट में रखा है ना वही यूनिट मिलेगा, क्योंकि स्ट्रेन का तो कोई यूनिट नहीं है, राइट। तो ये जो होगा ये मेगा पास्कल होगा, यानी कि इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, मेगा पास्कल को मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या भाई, मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, मेगा न्यूटन मीटर पर मीटर क्यूब। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, मेगा जूल्स पर मीटर क्यूब। ऐसा लिख सकता हूं क्या, देखो मेगा पास्कल मतलब क्या, मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अपन ने हाफ इंटू बेस इंटू हाइट किया है, बेस स्ट्रेन है उसका कोई यूनिट नहीं है, हाइट स्ट्रेस है, तो जो हाइट का यूनिट होगा वही है यूनिट यहां आएगा। अब ये मेगा पास्कल क्या है, मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मैंने ऊपर और नीचे मीटर को मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया मेगा न्यूटन मीटर पर मीटर क्यूब। अब न्यूटन मीटर मतलब क्या होता है, जूल्स होता है ना, जूल्स इज द यूनिट ऑफ एनर्जी, एंड एनर्जी वर्क डन इज ऑल्सो एनर्जी। तो वर्क डन होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, न्यूटन मीटर, है ना।
उसको एनर्जी भी बोल देते हैं, यानी कि जूल्स। तो न्यूटन मीटर को जूल्स भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो मेगा जूल्स पर मीटर क्यूब। ओके, तो U इज 1.78 मेगा जूल्स पर मीटर क्यूब। ओके, so the answer is 1.78। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, अपने अगले टॉपिक पे चलते हैं। और हमारा जो अगला टॉपिक है दैट इज द स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम्स फॉर आइडियल मटेरियल्स। अब ये आइडियल मटेरियल्स क्या है? व्हाट आर आइडियल मटेरियल्स? आइडियल मटेरियल्स वो मटेरियल्स हैं जो एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, इनको हम सिर्फ अज्यूम कर लेते हैं अलग अलग टाइप के एनालिसिस में। जैसे रिजिड मटेरियल, हमने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में मटेरियल को रिजिड अज्यूम कर लिया। क्यों अज्यूम किया? ताकि हमारा सॉल्यूशन आसान हो जाए, इजी हो जाए। अगर मैं इस मटेरियल के लिए स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम ड्रॉ करूं तो मेरे को कैसा डायग्राम मिलेगा? अब ये जो भी डायग्राम्स हम ड्रॉ करेंगे ये काल्पनिक हैं, वास्तविकता से इनका कोई संबंध नहीं है, तो इसमें लॉजिक लगाने की कोशिश मत करना। हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, हम उन आइडियल मटेरियल्स के कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, तो सबसे पहले ड्रॉ करेंगे रिजिड मटेरियल के लिए। रिजिड मटेरियल का कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? रिजिड मटेरियल का मतलब है डिफॉर्मेशन जीरो, यानी आप कितना भी लोड लगा लो डिफॉर्मेशन आपको नहीं मिलेगा, हां कि ना। तो इसका अगर मैं स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ड्रॉ करूंगा तो मुझे कैसा कर्व मिलेगा भाई, जल्दी से बताइएगा। इसका मैं स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ड्रॉ करूंगा तो मेरे को कैसा कर्व मिलेगा? अरे बताओ भाई, हैं? हैं? आपको ऐसा कुछ मिलेगा क्या? एप्सिलॉन की वैल्यू जीरो होनी चाहिए, है ना। तो आपको कुछ ऐसा मिलेगा, यू विल गेट अ कर्व लाइक दिस, है ना। इसका यंग्स मॉड्यूलस कितना होगा? इसका यंग्स मॉड्यूलस इंफिनिटी होगा, राइट। यंग्स मॉड्यूलस ऑफ दिस मटेरियल इज इंफिनिटी, है कि नहीं। स्लोप ऑफ दिस कर्व इज इंफिनिटी। चलिए अगला है परफेक्टली इलास्टिक मटेरियल। अब बताइए परफेक्टली इलास्टिक मटेरियल का मतलब क्या है? व्हाट डू वी मीन बाय परफेक्टली इलास्टिक मटेरियल? परफेक्टली इलास्टिक मटेरियल कौन सा मटेरियल होगा? परफेक्टली इलास्टिक मटेरियल कौन सा मटेरियल होगा? वेरी गुड, जिसका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व हमेशा लीनियर आएगा, ये हमेशा हुक्स लॉ को ओबे करेगा, है ना। इट विल ऑलवेज ओबे हुक्स लॉ फ्रॉम जीरो टू फ्रैक्चर पॉइंट, ये हमेशा हुक्स लॉ को ओबे करेगा। तो ये हो गया आपका परफेक्टली इलास्टिक मटेरियल। वेरी गुड, चलिए अब आते हैं परफेक्टली प्लास्टिक मटेरियल पे। परफेक्टली प्लास्टिक मटेरियल क्या होगा? परफेक्टली प्लास्टिक मटेरियल क्या होगा? परफेक्टली प्लास्टिक मटेरियल का मतलब इनिशियली ये इलास्टिक रहेगा, लेकिन जैसे ही यील्डिंग स्टार्ट होगी इट विल बिकम परफेक्टली प्लास्टिक लाइक दिस, है कि नहीं? अरे हाँ ना बोलो यार।
इनिशियली इलास्टिक और उसके बाद इसमें कोई स्ट्रेन हार्डनिंग नहीं होगी, तो इट विल बिकम परफेक्टली प्लास्टिक। ठीक है, परफेक्टली प्लास्टिक बिहेवियर का मतलब होता है कि कोई स्ट्रेन हार्डनिंग नहीं होनी चाहिए, स्ट्रेन हार्डनिंग मस्ट बी इक्वल टू 0। ठीक है, इसके बाद वाले का नाम जो है वो मैंने गलत लिख दिया है। दिस इज रिजिड परफेक्टली प्लास्टिक, रिजिड परफेक्टली प्लास्टिक मटेरियल। अब रिजिड परफेक्टली प्लास्टिक मटेरियल का मतलब क्या है? रिजिड परफेक्टली प्लास्टिक का मतलब है इनिशियली इट विल बी रिजिड, और जैसे ही यील्डिंग होगी इट विल बिकम परफेक्टली प्लास्टिक। क्लियर है क्या? रिजिड परफेक्टली प्लास्टिक मटेरियल। इसके बाद आते हैं लिनियरली स्ट्रेन हार्डनिंग मटेरियल पे। तो लिनियरली स्ट्रेन हार्डनिंग मटेरियल का मतलब क्या है? लिनियरली स्ट्रेन हार्डनिंग मटेरियल का मतलब यील्ड पॉइंट तक तो ये इलास्टिक रहता ही है, उसके बाद भी इसमें जो स्ट्रेन हार्डनिंग होगी वो लिनियर होगी, लेकिन ना उसी लाइन को आगे नहीं बढ़ा देना है। इन दोनों का स्लोप जो रहेगा वो अलग रहेगा, है कि नहीं? इसका स्लोप जो रहता है वो किसके बराबर होता है? यंग्स मॉड्यूलस के बराबर होता है। लेकिन इसका स्लोप किसके बराबर होगा? इसका स्लोप किसके बराबर होगा? इसका स्लोप स्ट्रेंथ कोफिशिएंट के बराबर होगा, है ना? इसका स्लोप स्ट्रेंथ कोफिशिएंट के बराबर होगा। ठीक है, तो दीज आर सम ऑफ द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर आइडियल मटेरियल्स। अब ये आइडियल मटेरियल के स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के ऊपर ना आपको थ्योरी में क्वेश्चन आते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। आपको ना 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, आपको बोलेगा इसका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व कौन सा होगा, उसका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व कौन सा होगा। ठीक है, चलिए, तो इसी के साथ हमारा पहला चैप्टर जो है वो समाप्त होता है, और आज की क्लास भी हमारी समाप्त होती है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को बड़ा मजा आया होगा। इसके बाद से सेकेंड चैप्टर ऑनवर्ड्स हमारे न्यूमेरिकल्स ही न्यूमेरिकल्स होने वाले हैं। ओके, सेकेंड चैप्टर से फिर न्यूमेरिकल्स की जो बरसात चालू होगी बेटा वो रुकेगी नहीं। ठीक है, तो अगली क्लास जो है वो अपनी सैटरडे को रहेगी। कुछ क्लासेस मैंने फ्राइडेज को भी लगाई हैं, तो आप लोग प्लानर देख लेना, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है और मैं चाहता हूं आपका सिलेबस जो है वो मैं जल्दीबाजी में ना खत्म करूं। जितना मुझे टाइम चाहिए मैं उतना टाइम लेके अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट, सारे न्यूमेरिकल्स, जितने मैं भरपूर न्यूमेरिकल्स कराना चाहता हूं सब करके आप लोगों का सिलेबस खत्म करूं। तो इसलिए मैंने 2-3 फ्राइडेज भी लगाए हैं, तो आप लोग देख लेना यार, थोड़ा सा एडजस्ट आप लोगों को करना पड़ेगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, चलिए, तो अपना प्लानर देख लीजिएगा। मैं प्लानर बार बार चेंज करने वालों में से नहीं हूं, तो मेरा जो प्लानर रहेगा ना वो एकदम एंड तक वैसे का वैसा रहेगा, फिक्स रहेगा। ठीक है, छुट्टियां वगैरह मारने पे मैं भरोसा नहीं करता, एंड मैं क्लासेस भी एकदम टाइम पे लेता हूं, और डिजाइन भी अपनी क्लासेस को मैं ऐसा करता हूं ताकि क्लासेस जो है वो एकदम मतलब जितना स्टिपुलेटेड टाइम है उस हिसाब से खत्म हो। ओके, चलिए, तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। आज की क्लास में जो भी पढ़ा है उसको अच्छी तरह से रिवाइज कर लीजिएगा। इस हफ्ते कोई टेस्ट नहीं रखेंगे, क्योंकि भाई मतलब अभी तो कोर्स ये एक चैप्टर के ऊपर क्या ही टेस्ट होगा, है ना? इस हफ्ते कोई टेस्ट नहीं होगा। डीपीपीज आपको दे दी गई है, डीपीपीज के क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए, ओके, चलिए, तो मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।
अरे मेरे भाई ऑलरेडी बोल चुका हूं यार, मेरे हाथ में थोड़ी है यार मतलब तुमको मैं बता चुका हूं भाई कि वो माय बैचेस में जाओगे, फ्री वाले में जाओगे, वहां दिखता है। अगर नहीं दिख रहा है तो जाके आप एक बार जो भी आपका नंबर वंबर है कस्टमर केयर टाइप का, उस पर एक बार बोलो, मेल करो ना यार। ऑलरेडी एक चीज जो मैं बता चुका हूं उसको दोबारा पूछोगे तो जवाब वही मिलेगा दोस्त।